हेलो दोस्तों, करियर वॉक में आपका स्वागत है। तो आज हम जिस नए एक्सपर्ट से मिलने वाले हैं और जिससे सवाल करने वाले हैं, इन्होंने जीआरई क्रैक किया विद अ स्कोर ऑफ 313 और गेट क्वालिफाई करके एमटेक में एडमिशन लिया ट्रिपल आईटी वडोदरा में। वहां पे एज अ टीचिंग असिस्टेंट की तरह इन्होंने काम किया और अपनी एमटेक खत्म करने के बाद इन्होंने कई सारे एमटेक के साथ साथ और बीटेक के साथ साथ भी रिसर्च पेपर्स पब्लिश करे, रिव्यू पेपर्स पब्लिश करे। काफी जर्नल्स में तो काफी सारे पेपर्स हैं इनके नाम पे जो इन्होंने पब्लिश करे हुए हैं। और ट्रिपल आईटी वडोदरा के बाद इन्होंने डिसाइड किया कि ये अपने पीएचडी के लिए ऑप्ट करेंगे और फाइनली ही हैज जॉइंड मिशिगन स्टेट यूनिवर्सिटी एंड ही इज वर्किंग एज अ पीएचडी स्टूडेंट इन कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग सीएससी डोमेन। और संग ही संग पीएचडी से पहले इनके पास काफी सारे जॉब ऑफर्स भी थे एज अ डेटा साइंटिस्ट की फॉर्म में, इंडिया में भी और फॉरेन में भी। बट इन्होंने चूज किया अपना पीएचडी करना मिशिगन यूनिवर्सिटी से। तो चलिए तालियों के साथ स्वागत करते हैं हम आर्य तन्मय गुप्ता का। हाय, कैसे हैं थैंक आप यू। आर्य जी? बहुत अच्छा, थैंक यू। सो आर्य, मैं आपको 1 मिनट में अपने बस चैनल का एक इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ कि हमारा चैनल किस तरीके से काम करता है। तो जी, आप देख चुके होंगे या आपको नहीं भी पता है तो मैं बताता हूँ कि हमारा चैनल है कैरियर वॉक। तो एक स्टूडेंट की जर्नी में हमेशा से ऐसा होता है कि उसे हर अलग अलग स्टेप्स पे गाइडेंस की जरूरत होती है। उसको कहीं ना कहीं एक एक्सटर्नल सपोर्ट भी चाहिए होता है जो कि उसको हेल्प कर सकता है कि वो अपने डिसीजंस ताकि अच्छे तरीके से ले सके। तो नॉर्मली एक लाइन सुनी होती है कि काफी टाइम बाद आगे जाने के बाद हमें वो एक रिग्रेट वाली फीलिंग आती है कि यार काश ये चीजें मुझे पहले से पता होती तो मैं अपना जो करियर है उसको थोड़ा और बेहतर प्लान कर पाता। तो वो जो काश वाली चीज है हम उसको खत्म करना चाहते हैं और आप जैसे एक्सपर्ट्स के थ्रू, आप उनके एक्सपीरियंस के थ्रू स्टूडेंट्स को हम ये उनके सवालों के जवाब देना चाहते हैं कि जो उनको हेल्प करेंगे उनके करियर में आगे ग्रो करने के लिए। तो हमारा फॉर्मेट बहुत ही सिंपल है कि हम आपसे कुछ क्वेश्चन पूछेंगे जो कि बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है जो आपकी लाइफ में है पीएचडी से रिलेटेड, और आपसे उनके आंसर्स हम चाहते हैं कि उसकी मदद से स्टूडेंट्स को हेल्प हो। तो मेरे ख्याल में हमें ज्यादा टाइम ना लेते हुए शायद पहले क्वेश्चन शुरू कर देना चाहिए आपसे। तो आर्या, सबसे पहला सवाल मैं आपसे जो जानना चाहूंगा वो मैं यही जानना चाहूंगा कि जैसे आप अभी करेंटली पीएचडी कर रहे हैं अपनी मिशिगन यूनिवर्सिटी से, तो एक बहुत ही कॉमन सवाल होता है कि कोई नया एस्पायरेंट है जिसे पीएचडी के बारे में कुछ भी नहीं पता, तो उसके दिमाग में एक क्वेश्चन रहता है कि यार ये जो एडमिशन का प्रोसेस है पीएचडी का वो क्या है, मतलब ऐसे कोई एग्जाम्स हैं जो उसे देने होंगे, तो एक ओवरऑल प्रोसेस क्या है कि जिससे कि वो ये कह सकता है कि आज अगर उसने ये वीडियो देखी तो उसके बाद उसे ये समझ आ जाए कि हाँ मुझे ये करना होगा, ऐसे ऐसे अगला स्टेप लेना होगा, फाइनली मेरे को एक अच्छा कॉलेज मिल जाएगा। तो इस सवाल में एक मैं पॉइंट ऐड ऑन करना चाहता हूँ कि हो सकता है कि भाई इंडिया में पीएचडी का प्रोसेस थोड़ा डिफरेंट हो और फॉरेन से अगर आपको पीएचडी करनी है उनका प्रोसेस थोड़ा डिफरेंट हो। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप इन दोनों चीज के अराउंड थोड़ा सा व्यू दें ताकि लोगों को क्लैरिटी हो सके। तो ओवर टू यू आर्या। तो मैं इंडिया से शुरू करता हूँ। जी। इंडिया में जो भी मैंने इंटरव्यूज़ दिए, पहले तो इंटरव्यू तक पहुँचना कैसे है, तो हम्म। काफ़ी एग्ज़ाम्स हैं। जैसे गेट है। गेट गेट के स्कोर के बेसिस पर इंटरव्यू की कॉल्स आती हैं। नेट, यूजीसी नेट हो गया, सीएसआईआर नेट हो गया, इनके बेसिस पर इंटरव्यूज़ की कॉल्स आती हैं। जस्ट एक एग्ज़ाम है जिसके बेसिस पर टीआईएफआर, इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिकल साइंसेज, आईसर, इस तरह के इंस्टीट्यूट्स इंटरेस्टेड होते हैं। आईएमएससी का नहीं, सीएमआई का, चेन्नई मैथमेटिकल इंस्टीट्यूट का अपना अलग एग्ज़ाम है। इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट का अपना अलग एग्ज़ाम है। ये इंस्टीट्यूट्स बुलाने के इंटरव्यू कॉल करने के बाद भी बिफोर द इंटरव्यू स्क्रीनिंग के लिए टेस्ट रखते हैं, क्योंकि कभी कभी काफ़ी स्टूडेंट्स आते हैं, नहीं आते हैं तो नहीं रखते हैं। और कभी कभी टेस्ट के काफ़ी राउंड्स होते हैं, दैट डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ स्टूडेंट्स। अब जैसे आईआईटी बॉम्बे की बात करें तो मैंने देखा कि 200-250 बच्चे आते हैं। सो 200-250 बच्चों की स्क्रीनिंग रिड्यूस होते 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 15-16 स्टूडेंट्स तक बचती है। और उन 15-16 स्टूडेंट्स में से 8-9 सेलेक्ट होते हैं। दिस इज़ दी जनरल
सॉरी, जनरल पाथवे। अब इंटरव्यूज से पहले गेट का स्कोर अच्छा हो, जस्ट का स्कोर अच्छा हो, इस तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में स्कोर अच्छे हों। इसके अलावा जो वो फिर से लोकल टेस्ट कराएंगे अपने इंस्टीट्यूट में, लोकली ऑर्गेनाइज कराएंगे, वो उतना हार्ड नहीं होता है, उतना टफ नहीं होता है, क्योंकि आपने अगर गेट क्वालिफाई किया है तो आप इजीली वो उसके थ्रू जा सकते हो। कभी कभी बहुत टफ होता है, दैट ऑफ कोर्स डिपेंड्स ऑन व्हाट अमाउंट ऑफ स्टूडेंट्स दैट दे आर एक्सपेक्टिंग। हम्म, तो टफ भी होता है, इजी भी होता है। वो टेस्ट क्लियर करने के बाद वो इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं। इंटरव्यूज में वो पूछते हैं, द क्वेश्चंस आर मोस्टली रिलेटेड टू देयर रिसर्च इंटरेस्ट। जिन हम्म, एरियाज में वो प्रोफेसर्स काम कर रहे हैं उससे रिलेटेड वो क्वेश्चंस पूछते हैं। कभी कभी बाहर से भी पूछते हैं, पर मोस्टली क्वेश्चंस वो होते हैं जो जिस एरिया में प्रोफेसर काम कर रहे हैं। जो भी पैनल बैठता है, तो एरिया वाइज वो कभी कभी पैनल डिवाइड कर देते हैं। हम्म, और कभी कभी आप चूज कर भी सकते हो पैनल, आप कभी कभी आप नहीं भी कर सकते हो। आप रिक्वेस्ट भी कर सकते हो पैनल चेंज करने की, पर वो क्वेश्चंस उसी तरह के होंगे जो उनका रिसर्च एरिया है। Based on their experience with you on the interview, they will select you. हम्म, अगर आउट ऑफ इंडिया की बात करें तो मैं मोस्टली यूरोप और यूएस की बात करूंगा, क्योंकि इंडियन इंस्टीट्यूट्स जो हैं वो काफ़ी काफ़ी इंस्टीट्यूट्स ऐसे हैं जो वर्ल्ड रेनाउंड हैं, और मोस्टली जो जिनकी वर्ल्ड रैंक इंडियन इंस्टीट्यूट से ऊपर है वो मोस्टली यूरोप और यूएस के हैं। तो इसराइल के भी अच्छे इंस्टीट्यूट्स हैं। हम्म, इन इंस्टीट्यूट्स में ये लोग टेस्ट नहीं लेते। ओके। कुछ इंस्टीट्यूट्स जीआरई के बेसिस पे स्क्रीन करते हैं, हम्म, बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स नहीं भी करते हैं। बहुत सारे टॉप 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 इंस्टीट्यूट्स नहीं करते हैं। इसके अलावा वो आपकी रिसर्च प्रोफाइल देखते हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट्स भी देखते हैं। आपने अगर कोई रिसर्च की है, आपने कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ की हैं, कुछ पेपर्स पब्लिश हुए हैं, तो हम्म, इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है। इसके और इन सबसे पहले मतलब रिसर्च स्क्रीनिंग से पहले वो ये जानने की कोशिश करते हैं कि स्टूडेंट किस फील्ड में इंटरेस्टेड है। जो पीएचडी होता है फाइनेंशियली तो इजी नहीं रहता होगा पीएचडी करना, लाइक स्पेशली अगर आप यूएस से जाके कर रहे हो, तो आई थिंक स्कॉलरशिप एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर बन जाती है यहाँ पे। तो क्या आप बता सकते हैं क्या क्या तरीके होते हैं पीएचडी के लिए स्कॉलरशिप पाने का, और आपने क्या किया था? स्कॉलरशिप के मेरे दिमाग में अभी 3 रास्ते आ रहे हैं सिर्फ। पहला रास्ता ये है कि गवर्नमेंट्स फंड करती हैं स्टूडेंट्स को। तो मान लीजिए कि आप यूके में जा रहे हैं, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की भी काफ़ी फेलोशिप्स हैं, गवर्नमेंट ऑफ यूके भी की भी काफ़ी फेलोशिप्स हैं। इसके अलावा गवर्नमेंट ऑफ यूएस और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पार्टनरशिप में काफ़ी फेलोशिप्स हैं। इसके अलावा आप पीएचडी करते करते यू कैन रिक्वेस्ट योर एडवाइजर कि आई वांट टू टीच। मतलब आप पीएचडी करते करते यू कैन बी अ टीचिंग असिस्टेंट। तीसरा, यू कैन बी अ रिसर्च असिस्टेंट, बट ओके। द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसर्च असिस्टेंटशिप सब्जेक्ट टू प्रोजेक्ट्स होगी। क्या एडवाइजर के पास फंड्स हैं? ये फंड्स इंडस्ट्री से आते हैं, ये फंड्स गवर्नमेंट से आते हैं। तो अगर उसके पास फंड होगा तो वो ऑब्वियसली आपकी रिसर्च असिस्टेंटशिप को फंड कर पाएगा, और एंड देन यू कैन डू रिसर्च एज वेल, योर यू कैन डू द पीएचडी। सो आर्या, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है कि रिकमेंडेशन लेटर्स का काफी लोगों का ऐसा क्वेश्चन है कि रिकमेंडेशन लेटर्स जो है ना वो काफी वैल्यूएबल होते हैं और काफी हेल्प करते हैं आपको एक पीएचडी लेने में। तो एक तो पहला क्वेश्चन ये है कि रिकमेंडेशन लेटर्स कितने इंपॉर्टेंट हैं इस चीज के लिए, और दूसरा कि वो रिकमेंडेशन लेटर्स के लिए अच्छे सोर्सेस क्या होते हैं कि आप किस तरीके से वो लेटर्स लो ताकि वो आपको हेल्प करे पीएचडी में। तो जब हम सीवी सबमिट करते हैं किसी यूनिवर्सिटी एप्लीकेशन के साथ, तो हम्म, उनको एक वैलिडिटी चाहिए होती है कि जो हमने अपने करिकुलम विटे में लिखा है वो किस हद तक उस तरह का वर्कलोड या उसके ऊपर का वर्कलोड हम हैंडल कर पाएंगे।
ओके। उसके लिए वो रिकमेंडेशन लेटर्स से जो लेटर ऑफ रिकमेंडेशन होते हैं वो काफ़ी हद तक इट्स अ कन्वर्स ये एक कन्वर्सेशन की तरह होता है लेटर ऑफ रिकमेंडेशन बिटवीन माय प्रीवियस सुपरवाइजर्स टू माय फ्यूचर सुपरवाइजर्स। ओके। मेरे पिछले सुपरवाइजर्स मेरे आने वाले सुपरवाइजर्स को ये कन्वे करने की कोशिश करते हैं कि मैंने किस इंटेंसिटी के साथ, कितने डिवोशन के साथ और कितनी स्मार्टली काम किया। और कभी कभी उनमें ये भी लिखा होता है कि मैं एज अ ह्यूमन, फॉर एग्जाम्पल ऑनेस्ट, मैं कितना ऑनेस्ट हूँ, मेरे साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, क्योंकि इससे काफ़ी इम्पैक्ट पड़ता है उनके डिसीजन पर, क्योंकि ऑब्वियसली उन्हें इस तरह के कैंडिडेट की ज़रूरत होती है जो उनके साथ फ्लुएंटली काम कर पाएगा। तो आर्या, आपने एक चीज बताई कि आप पीएचडी करना चाहते थे क्योंकि आपको पढ़ाना बहुत अच्छा लगता था। तो इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, वो ये है कि एक लोगों का मानना ये है कि अगर आप पीएचडी के लिए जा रहे हो तो इसका मतलब है क्या फाइनली लैंड करोगे टीचिंग जॉब्स के लिए। तो इस बात से आप किस हद तक मतलब सहमत है कि अगर आप पीएचडी करने गए तो आपका फाइनली मतलब बस मोटिव यही है कि टीचिंग ही करना है, उसके अलावा आपके पास और कोई ऑप्शंस अवेलेबल नहीं होते आफ्टर डूइंग योर पीएचडी? तो ऐसा नहीं है। ऐसा ऑब्वियसली नहीं है। पीएचडी करने के बाद आप ऑब्वियसली उन जॉब्स के लिए तो जा ही सकते हो जिनके लिए कंपनीज बैचलर्स या मास्टर स्टूडेंट्स को ढूंढती हैं। आप अच्छा। वो जॉब्स भी ले सकते हो जो जो सिर्फ और सिर्फ रिसर्च बेस्ड जॉब्स होती हैं। फॉर एग्जांपल माइक्रोसॉफ्ट है, अडोबे है, गूगल है, ये तो बड़े बड़े नाम हो गए। और भी कई सारी कंपनीज हैं जो जिनको रिसर्च पोजीशंस की ज़रूरत होती है, जो गवर्नमेंट से या दूसरी इंडस्ट्री से रिसर्च बेस्ड प्रोजेक्ट्स उठाती हैं। ये इस तरह के प्रोजेक्ट्स होते हैं जिन पर अभी तक कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ, जिनको और डेवलपमेंट की ज़रूरत है, जिनको जिन जो अभी थियोरेटिकली इम्प्लीमेंट करने के लिए तैयार नहीं है। ये उस तरह के प्रोजेक्ट्स होते हैं। इन प्रोजेक्ट्स पर एक्सप्लिसिटली रिसर्च करने की ज़रूरत होती है, तो ये उस तरह के कैंडिडेट्स प्रेफर करते हैं जिनको रिसर्च में इंटरेस्ट हो। तो अच्छा। काफ़ी जॉब्स हैं, इंडस्ट्री बेस्ड जॉब्स हैं। मेरे सीनियर्स हैं जो इंडस्ट्री में गए पहले, अभी ओके। भी इंडस्ट्री में हैं। सो दे गॉट द इंडस्ट्रियल जॉब्स। अच्छा, पर एक चीज है, वो ये मानना है लोगों का कि जो इंडस्ट्रीज है ना, अगर हम कंप्यूटर साइंस डोमेन की बात करते हैं, अगर कोई कोडिंग जॉब के लिए कोई किसी को लेना चाहता है तो उन्हें ऐसा लगता है कि जो पीएचडी करने गया है वो काफी ज्यादा इन्वॉल्व रहता है थ्योरी में, और उसका शायद प्रैक्टिकल पार्ट जो है ना वो इतना स्ट्रॉन्ग शायद नहीं हो कंपेयर्ड टू बीटेक पर्सन और या एमटेक पर्सन। तो ऐसा मतलब लगता है आपको कि मतलब पीएचडी बस सिर्फ थ्योरेटिकल चीजों से ही घिरी हुई है, कि आपको बस पढ़ना पढ़ना है, कुछ इम्प्लीमेंट ही नहीं करना है, कुछ ऐसा? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। कभी कभी तो पहले मैं सिनेरियोज की बात करता हूँ। कभी ठीक कभी है। आप थियोरेटिकली, फॉर एग्जांपल, आप कुछ प्रूव करना चाहते हो, नहीं प्रूव कर पा रहे हो, पर आप यूजिंग इम्प्लीमेंटेशन हम्म। वो कुछ स्मॉल अमाउंट ऑफ डेटा सेट के लिए आप प्रूव कर सकते हो। दैट रिक्वायर्स प्रोग्रामिंग। इसके हम्म। अलावा पीएचडी करते करते, इनफैक्ट अगर आप कंप्यूटर साइंस में पीएचडी कर रहे हो तो बहुत, इफ़ यू आर इम्प्लीमेंटिंग एन एल्गोरिदम, अगर आप कोई एल्गोरिदम डेवलप कर रहे हो तो आपको कई बार ऐसा होता है कि प्रूफ ऑफ कंसेप्ट देना होता है। यू हैव ओके। टू प्रोग्राम फॉर दैट। हम्म। इसमें एक अपॉर्चुनिटी ये है कि वो प्रोग्राम, उस प्रोग्राम में कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज होंगी जो ऐसी अभी तक मार्केट में या एकेडमिक्स में आई ही नहीं है, क्योंकि बिल्कुल ऑब्वियसली वो बिल्कुल। एक रिसर्च आर्टिकल नई रिसर्च है। पर, हाँ, नई रिसर्च होती है। एक रिसर्च आर्टिकल को प्रूफ ऑफ कंसेप्ट की ज़रूरत होती है, इसीलिए वो डेवलप होता है। तो मैं भी अभी इस तरह का कुछ कर रहा हूँ काम। ओके। डेवलपमेंट की ज़रूरत है। कुछ प्रोजेक्ट्स में डेवलपमेंट की ज़रूरत होती है टू शो दैट द कि जो जो कंसेप्ट हमने रखा है वो एक्चुअली प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट हो सकता है।
तो अल्टीमेटली ये सब सुनी सुनाई बातें हैं, ऐसा कुछ नहीं है, तो हम इसे मिथ ही कहेंगे कि ऐसा कुछ नहीं है कि इंडस्ट्री प्रेफर करती है बीटेक एमटेक के गाय को। बेसिकली वो डिपेंड करता है पोजीशंस के ऊपर। अगर उन्हें एक रिसर्च ओरिएंटेड पोजीशन चाहिए तो डेफिनेटली दे विल प्रेफर अ पीएचडी। बीच में आपके आंसर की एक चीज थी कि मैं सोच रहा था कि मेरा एडमिशन स्प्रिंग वाले टाइम पे डिले हो सकता है, जनवरी वाले में। तो यहीं से एक क्वेश्चन उठ के आता है कि आपके पीएचडी के लिए जैसे एडमिशन है वो साल में 2 बार ही होता है, अलग अलग सीजन्स के हिसाब से। तो वो जो है कि अगर आपने स्प्रिंग में एडमिशन लिया है अपना, या दूसरे वाले सीजन में एडमिशन लिया है, तो क्या इनमें कुछ डिफरेंस रहता है प्रोसेस में, या कुछ ऐसा एडवांटेज है एक स्प्रिंग में अगर आपने की है वो चीज तो उसका कुछ आपको एक्स्ट्रा एडवांटेज मिलेगा, अगर दूसरे में करिए तो कुछ डिसएडवांटेज हो सकता है? ना तो सेमेस्टर का एडमिशन पर फर्क पड़ता है। पहले स्टूडेंट्स कम आते थे क्योंकि एडमिशन तो दोनों सेमेस्टर्स में होता था, पर हो सकता है स्टूडेंट्स को इतना पता ना हो। तो पहले जनवरी सेमेस्टर के लिए कम एप्लीकेशंस आती थी। इंडिया की बात कर रहा हूँ मैं। इंडिया में पहले जनवरी सेमेस्टर्स के लिए कम एप्लीकेशंस आती थी, मास्टर्स कोर्सेज की एप्लीकेशंस। लेकिन अब मोस्टली जनवरी सेमेस्टर और अगस्त सेमेस्टर के लिए सेम अमाउंट ऑफ एप्लीकेशंस आती हैं। तो फिलहाल मुझे नहीं लगता कोई इस तरह के टाइम का कोई इम्पैक्ट होगा। उसके अलावा जब स्टूडेंट ग्रेजुएट होता है तो मोस्टली इंस्टीट्यूट्स जो हैं वो प्रेफर करते हैं ग्रेजुएट करना अराउंड मई जून, मोस्टली यही प्रेफर करते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए कि ग्रेजुएशन दिसंबर में हो रहा है तो मुझे नहीं लगता कि इसका सीज़न के हिसाब से कोई इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि मार्केट पे जो इम्पैक्ट होता है वो मार्केट का ही होता है। तो आर्या, मेरा एक क्वेश्चन है कि कितना जरूरी होता है रिसर्च पेपर्स टू गेट एडमिशन इनटू अ गुड पीएचडी प्रोग्राम? लाइक इफ यू ऑलरेडी हैव अ रिसर्च पेपर किसी के स्टूडेंट के पास, तो कितना इजी हो जाता है किसी भी एडमिशन, किसी भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने और वहाँ पे अल्टीमेटली एडमिशन पाना। मैंने ये तो एक्सपीरियंस किया है कि अगर रिसर्च आर्टिकल्स का ओरिएंटेशन वो ना हो जो सुपरवाइज़र का रिसर्च इंटरेस्ट है, तो एक क्वेश्चन खड़ा होता है कि अगर आपने इस एरिया में काम नहीं किया तो आप अपना एरिया स्विच क्यों करना चाहते हैं? आप दूसरे एरिया में इंटरेस्टेड हैं तो आप मेरे साथ काम क्यों करना चाहते हैं? दूसरा ये कि अगर कोई रिसर्च आर्टिकल नहीं है और फिर भी आप पीएचडी में इंटरेस्टेड हैं, ऑब्वियसली अगर आपने ऑलरेडी कोई पब्लिकेशन कर रखी होगी उससे मदद मिलेगी, पर ये एक सर्टिफिकेट नहीं है कि आपका एडमिशन ज़रूरी है कि हो जाए, या ये एक रिसर्च आर्टिकल्स का ना होना एक रुकावट नहीं है कि आपका एडमिशन नहीं होगा। क्योंकि मेरा एक कलीग है, मेरे एक्चुअली 2 कलीग्स हैं जिनको मैं जानता हूँ, ऑब्वियसली कम लोगों को जानता हूँ बिकॉज ऑफ कोविड। 2 कलीग्स को मैं जानता हूँ, उनका एक भी रिसर्च आर्टिकल अभी तक पब्लिश नहीं है। एक कलीग एमएस में है, मास्टर ऑफ साइंस, और एक कलीग पीएचडी कर रहा है। तो ज़रूरी नहीं है कि आपके पेपर्स पब्लिश्ड हों, पर एक्सपेक्टेड ये होता है, जहाँ तक मेरा समझना है, कि आपको क्लियर है कि आप किस एरिया में काम करना चाहते हो, और इसके भी एक लेवल ऊपर ये क्लियर हो कि आप उस एरिया में क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हो। ये एक और प्लस पॉइंट है। ये सिर्फ एक प्लस पॉइंट है, ये मैंडेटरी नहीं है। सो आर्या, इसी के साथ हमारे सवाल खत्म होते हैं आपके साथ। तो बहुत ही अच्छे तरीके से हमें आंसर्स मिले, बड़े पेशेंटली। तो बड़े आपने क्वेश्चंस को बहुत अच्छी तरीके से डील किया, सोचा, टाइम लिया और उनके लिए अपने इनपुट्स दिए। तो हम आशा करते हैं कि हमारे जो व्यूअर्स होंगे उनको भी इससे काफी हेल्प मिले, और अगर वो अपनी पीएचडी के लिए ऑप्ट करना चाहते हैं तो उनको भी मतलब ये है कि इस वीडियो के बाद उनको एटलीस्ट कुछ लेवल की हेल्प तो मिले, जिससे उनको अपने डिसीजंस लेने में एक अच्छी डायरेक्शन मिल सके और क्लैरिटी रहे उनके साथ। सो इट वाज रियली great talking to you and thank you for coming on our channel. So आगे भी हम कोशिश करेंगे कि कुछ और सेशंस के लिए हम आपको इनवाइट करें।
और जो क्वेरीज हमारे पास हमारे व्यूअर्स की तरफ से आएंगे वो हम आपको रिडायरेक्ट करेंगे. So thank you everyone for watching this video. So please do like this video and सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को अगर अभी तक नहीं किया है आप लोगों ने. और प्लीज कमेंट में हम लोगों को जरूर ये बताएं कि ऐसे अभी भी ऐसे कौन से सवाल हैं जो हमने आर्या से नहीं पूछे, और आर्या हमें उन सवालों के जवाब फिर भी थ्रू ईमेल्स एंड ऑल हम आर्या से लेंगे और आप लोगों तक पहुंचाएंगे. सो प्लीज कमेंट्स में हमें बताएं कि आपको ऐसे कौन से सवाल हैं जो करते हैं परेशान.